स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर एक और तीसरे लेक्चर के साथ मिलते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चरों में पढ़ लिया है, सबसे पहले लेक्चर में हमने अपने एग्ज़ाम को लेकर एक स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा था, समझा था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने उसके अकॉर्डिंग अपना MPPSC का सिलेबस पूरी तरह समझ लिया था कि भारत एवं मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, उसमें एक एक टॉपिक समझ लिए थे हमने। संविधान सभा से लेकर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, संवैधानिक संशोधन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक की आयोग व संगठन, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम उसके आगे अपनी 3rd क्लास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें पढ़ेंगे कि हम किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं जिन्हें हम परिभाषिक शब्दावली बोलते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में वगैरह पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें, न्यूटन्स के लॉ वगैरह क्या होते हैं, मास, एक्सेलरेट, ठीक है, केमिस्ट्री में रेजोनेंस वगैरह, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ें पढ़ते हो। बायोलॉजी में पॉजिस्टिन हो गया और सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम समझते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर हम सेल के बारे में ही नहीं जानते होंगे तो फिर हम बायोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अर्थशास्त्र, तो उसमें आपको GNP पढ़ना पड़ेगा, GPP पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, जो मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आपको जलवायु, ओशनोलॉजी, इन सब चीज़ों से। ऐसे ही हम जो संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान सब्जेक्ट की भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको एक एक करके हम समझेंगे। जैसे कि राज्य क्या होता है, ठीक है ना, राज्य के अंग क्या होते हैं, शासन क्या होता है, शासन की प्रणालियाँ क्या होती हैं, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है, शासन के अंग क्या होती है, शासन प्रणालियों में राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम एक एक करे समझेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है ना, बेसिक फाउंडेशन होगा। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम सब्जेक्ट में थोड़े पीछे हट जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में होता है मेन, हर एक सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड होते हैं ना, वही काम आते हैं। अगर हम उनको ही नहीं समझेंगे कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, तो हमारा फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका क्या होती है, अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था को लेकर बात करते हैं। राज्य व्यवस्था में सबसे पहले समझते हैं हम राज्य, ठीक है ना, कि राज्य क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है जो हम समझेंगे, राज्य। राज्य क्या होता है, राज्य क्या होता है, कि राज्य हम किसको कहेंगे। देखो, राज्य का मतलब सीधा सा ये होता है कि जहां, जिस राज्य को अगर एक अर्थ में समझा जाए तो जो समाज है, किसी समाज के राजनीतिक संरचना को ही हम राज्य समझते हैं। क्योंकि राज्य का एक मतलब तो ये होता है जिसको प्रोविंसेस, प्रांत बोलते हैं, तो प्रांत के अर्थ में हमें नहीं समझना है। राज्य को प्रांत के अर्थ में नहीं समझना है, नहीं समझना है। जैसे कि MP, UP, ठीक है ना, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे ही जो राज्य होते हैं ना, इसमें नहीं समझना है। राज्य को एक हम, जो राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राज्य की परिभाषा है, जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है, उसके हिसाब से हमें समझना है, ठीक है ना। फिर हम इनका थोड़ा विकास भी समझ लेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई समाज है, समाज की राजनीतिक संरचना को ही हम राजनीतिक संरचना को ही हम राज्य कहते हैं, राज्य कहते हैं, ठीक है ना। सामाजिक संरचना के, समाज की राजनीतिक संरचना को ही राज्य कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, जो राजनीतिक संरचना है ना समाज की, एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, एक अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप तो जिसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं। अमूर्त रूप मतलब क्या होता है कि जिसको हम बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मतलब क्या, अनुशासन। अनुशासन क्या होता है,
एक अमूर्त संरचना है कि अनुशासन क्या है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं। इसका मूर्त रूप क्या होता है? कॉन्क्रीट। जब कोई व्यक्ति उस डिसिप्लिन में काम करता है कि भाई खाना खाने का ये तरीका होना चाहिए, सोने का ये तरीका होना चाहिए, पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए, खेलने का ये तरीका होना चाहिए, मतलब एक डेकोरेशन में रहना, डिसिप्लिन में रहना, तो वो क्या होता है उसका कॉन्क्रीट, जिसका मूर्त फॉर्म। ठीक है ना? ऐसे ये क्या है? एक अमूर्त संरचना है जिसको अमूर्त बोलते हैं, अमूर्त रूप है जिसको कि देखा नहीं जा सकता, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता पर बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, समझा जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि स्तर पर। अब जैसे कि इसमें अगर आप बातों को समझो, जैसे कि क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि संघ की सरकार आ जाएगी, संघ की सरकार, ठीक है ना? संघ की सरकार, फिर क्या आ जाएगा? संसद भी आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा? न्यायपालिका, न्यायपालिका, फिर क्या आ जाएगी हमारे पास? राज्य की सरकारें या राज्यों की सरकारें, राज्यों की सरकारें, ठीक है ना? उच्च न्यायालय वगैरह आ जाएंगे, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट बोलते हैं, और फिर साथ में क्या आ जाएगा? जो नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसकी अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आ जाएंगी? कहीं ना कहीं राज्य क्या होता है, ठीक है ना? तो हम किसी इसके प्रांत के अर्थ में ना समझ के इसको एक समाज की राजनीतिक संरचना के बारे में समझ सकते हैं, जो कि एक अमूर्त रूप है, ठीक है ना, जिसको हम देखा नहीं, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझा जाता है। जैसे संघ की सरकार, संसद क्या है, न्यायपालिका क्या है, जुडिशरी क्या है, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक फॉर्म में राज्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना? और किसी भी देश के विकसित देश के बारे में ये समझ आता है कि उसमें इन चीजों को लेके कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है ना? क्योंकि डेवलप स्टेट होता है, उसमें ये चीजें जितनी अच्छी होंगी उसी को ही हम डेवलप नेशन मानेंगे, ठीक है? ये पहली बात होगी। दूसरी चीज क्या हो गई? अभी तो हमने राज्य को समझ लिया, ठीक है ना, राज्य को समझ लिया, अच्छा ऐड यहां से होगा, राज्य को समझ लिया। अब देखो राज्य के कुछ तत्व होते हैं, जो दूसरी चीज समझे, क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ तत्व होते हैं, उसके बिना तो चीज बनेगी ही नहीं, बिना तत्व के। राज्य के तत्व, ठीक है ना, राज्य के तत्व मतलब क्या? जिससे मिलकर राज्य बना होता है, जिसके बिना राज्य बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होंगी तो राज्य नहीं बनेगा, ठीक है ना? अब राज्य के तत्व होते हैं ना, उसमें क्या होता है? इसमें 4 तत्व होते हैं। पहला क्या होता है? वे किसी भी राज्य में भूभाग होना चाहिए, जिसको ज्योग्राफिकल एरिया बोलते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? उस राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है ना? तीसरा क्या होना चाहिए? सरकार, सरकार। चौथा क्या होना चाहिए? संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है ना? पहला क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया हो जिसमें सरकार अपने शासन का संचालन कर सके। दूसरा क्या हो? जनसंख्या हो, क्योंकि अगर क्षेत्र जनसंख्या नहीं है तो कोई इसका मतलब भी नहीं है। सरकार क्या होना चाहिए? जब क्षेत्रों का जनसंख्या हो तो उस पर सरकार अपना संचालन अच्छे रूप से करेगी। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब ये होता है कि जो भी सरकार है उस सरकार के पास अपने अपने आंतरिक अपने आंतरिक अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है? समझ गए? तो भूभाग आप समझ गए, एक निश्चित क्षेत्र का भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना? और ये चारों तत्व क्या है? अनिवार्य है, मतलब एक तत्व के बिना हम किसी को राज्य नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना?
एक तत्व के बिना हम राज्य नहीं बोल सकते। ये चारों तत्व वैकल्पिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य हैं, अनिवार्य तत्व हैं, ये अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है ना। वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य तत्व है। अनिवार्य से मतलब क्या है कि देखो, अगर भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार नहीं है, तो हम उसको राज्य नहीं बोलेंगे। अगर सरकार है, जनसंख्या, संप्रभुता नहीं है, तो हम उसको राज्य नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक नाम सुना होगा आपने, तिब्बत। तिब्बत का नाम सुना है? तिब्बत के पास क्या क्या है, ठीक है ना। तिब्बत के पास देखो, भूभाग उनके पास है अपना, जनसंख्या है, ठीक है ना, सरकार है, जो कि सरकार कहां से चलाते हैं, ये अभी भारत से, दलाई लामा जो इनके, ठीक है ना। तो एक हिसाब से देखा जाए, इनके पास अपना भूभाग स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि चाइना ने कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। जो 49 के पहले था, जो अभी भारत से सीमा लगती है चाइना की, 49 के पहले वो तिब्बत से लगती थी, ठीक है ना। तो अभी इनके पास ऑफिशियली क्या नहीं है, भूभाग नहीं है 49 के बाद। तो अभी इनके पास क्या है, जनसंख्या भी है और सरकार भी है। सरकार ये कहां से चला रहे हैं, भारत से चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके पास क्या है, अपनी जनसंख्या है, जनसंख्या भी है और सरकार भी है, ठीक है ना। इनके पास क्या नहीं है, भूभाग नहीं है, भूभाग नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये राज्य नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। राज्य का दर्जा नहीं होगा, राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त, ठीक है ना, क्योंकि ये चारों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल है, दूसरा हम अपने भारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत का एग्जाम्पल कब, ब्रिटिश पीरियड में, कि देखो, जब हमारे पास क्या था, भूभाग भी था, हमारी जनसंख्या भी थी, हमारी सरकार भी थी, लेकिन सरकार क्या थी, संप्रभु नहीं थी। संप्रभु का मतलब क्या था कि आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। वो किसके अंडर में थी, ब्रिटिश रूल के अंडर में। वॉयसराय वो किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि था। भारत सचिव ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि था, ठीक है ना। तो संप्रभु नहीं थी, किस समय, ब्रिटिश रूल के समय। भारत उपनिवेश काल के समय क्यों, क्योंकि इसके पास क्या था, सभी चीजें थी, भूभाग भी था, ठीक है ना, जनसंख्या भी थी। और जनसंख्या के पूछने ही क्या है, जनसंख्या तो भारत में अब सबको ही पछाड़ दिया है, और शुरू से, ठीक है ना। जितनी और देशों की जनसंख्या है, इतनी तो हमारे यहाँ पुलिस के फॉर्म भर देते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्या नहीं था, संप्रभु नहीं थी, संप्रभु नहीं थी। तो इसको क्या, हम राज्य का दर्जा। वर्तमान में क्या है, हमारे पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुत्व है, ठीक है ना। तो ये चारों तत्व अनिवार्य होते हैं। अब कई स्टेट ऐसे होते हैं जो स्टेट उथल पुथल मची रहती है, मतलब ना तो भूभाग होगा तो जनसंख्या डिस्टर्ब होगी, जनसंख्या ठीक होगी तो सरकार उनकी डिस्टर्ब होने लगती। अब जिसकी किसी भी स्टेट की सरकार ही अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो संप्रभु का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कि इसमें अगर एग्जाम्पल ले लो, अफगानिस्तान का ले लो, अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान का भी ले लो। वैसे अभी इलेक्शन हो गए हैं, वो सरकार ही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। और सरकार बना भी लेंगे तो पीएम को 5 साल रहना ही नहीं है, क्योंकि वहां रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होंगी राज्य के तत्व, ठीक है। अब अगर आप राज्य के विकास के बारे में समझो, जैसे कि एक थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम समझ लेते हैं, राज्य का विकास, कि राज्य दुनिया में आए तो किस अस्तित्व में। देखो अभी क्या है, वर्तमान समय में जो आधुनिक काल है, मॉडर्न स्टेट में ज्यादातर लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक देश है। और जो राज्य की हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी है ना, ये 1648 में कहीं ना कहीं वेस्टफेलिया की संधि के अंतर्गत आई थी, वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, ठीक है ना। एक सोशल साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, मैकियावेली, ठीक है ना। मैकियावेली ने और जिंदो का नाम उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना, जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट वो दिया था। अगर उसके पहले हम प्राचीन समय में जाएं तो नगर राज्य होते थे, सुना होगा,
रोमन एम्पायर में या यूनान में नगर राज हुआ करते थे, यूनान में, ठीक है ना, जिसको पुलिस बोलते थे, ये होते थे, ठीक है ना। उस समय अगर आप भारत में देखो तो भारत में भी होते थे, जैसे मगध, लिच्छवी, अवंतिका, अवंतिका, ठीक है, और अपना अंग प्रदेश, कांधार जो काबुल वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या था, छोटे छोटे स्टेट थे, धीरे धीरे इनका विकास हो गया, ठीक है ना। अब जैसे जो आधुनिक राष्ट्र का विकास हुआ ना, वो क्या हुआ, वेस्टफेलिया की संधि के साथ, जो अभी हमने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी, वहीं से ये सारे के सारे राज्य निकले, मतलब 16 17वीं में, और धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। विकास भी कई फॉर्म में हुआ है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। जैसे विकास पहले हुआ था, कुछ सीमित राज्य होते थे, सीमित राज्य बने। सीमित राज्य में क्या होता था, जो सिर्फ कानून व्यवस्था देखते थे, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ठीक है ना। सीमित राज्य, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, मतलब अगर एक वन वर्ड में एक शब्द में समझाया तो कहीं ना कहीं नियंत्रण की पॉलिसी थी, ठीक है ना, नियंत्रक की नीति, कि नियंत्रक करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आने लगा कल्याणकारी राज्य, जो वेलफेयर स्टेट है, जो अभी भारत भी है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य में क्या, राज्य थोड़ा और विकसित हो गया कि सिक्योरिटी के साथ साथ सुविधाएं भी देगा, अच्छी सड़क देगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें देगा। कल्याणकारी मतलब समाज के कल्याण के लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत होगी, वो सारी सुविधाएं किसकी ड्यूटी होगी, राज्य की, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले राज्य की क्या होती थी, सिर्फ सीमित राज्य होता था कि आपको सुरक्षा देंगे, बस हमारा काम काफी, आप अपना कमाओ खाओ वगैरह। अभी क्या, कल्याणकारी राज्य आपको जॉब भी दे रहा है, ठीक है, आपको एजुकेशन भी दे रहा है, आपको स्वास्थ्य भी दे रहा है, अच्छी सड़कें दे रहा है, ठीक है ना, अच्छे डैम दे रहा है, वो सब चीजें किसमें से, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य के बाद एक नया स्टेप है जो कहीं ना कहीं राज्यों से मिला है, जिसे सर्वाधिकारी वाला राज्य बोलते हैं, सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारीवादी राज्य होता है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, सर्वाधिकारवादी राज्य, सर्व अधिकारवादी राज्य, जिसे टोटलिटरी बोलते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिकारी राज्य में क्या हो जाता है कि देखो, इसमें क्या था, हमें कुछ राइट्स नहीं थे, सीमित थे, इसमें क्या है, बहुत सारे राइट्स मिल गए कल्याणकारी। इसमें क्या होगा ना कि सारे अधिकार किसके पास होंगे, राज्य के पास, मतलब ये हिसाब से तानाशाही बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, तानाशाही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या, सर्वाधिकार मतलब राज्य को वो सारे अधिकार हैं। आप क्या खाना खाओगे, ये राज्य डिसाइड करेगा, आप कैसे कपड़े पहनोगे, ये राज्य डिसाइड करेगा, आप किस देश की यात्रा कर सकते हो, ये राज्य डिसाइड करेगा, यहां तक कि आप कौन सी हेयर स्टाइल रख सकते हो, ये राज्य डिसाइड करेगा। इसका अगर उदाहरण समझना हो, उदाहरण जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आप कौन सी फिल्में देखोगे ये भी राज्य डिसाइड करेगा, ठीक है ना। वहां एक लड़के को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो दक्षिण कोरिया की फिल्म देख रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहते हैं सर्वाधिकार वाली राज्य होगी, ठीक है ना, तो राज्य। अब इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठाएं, अब हम राज्य के बारे में समझ गए हैं, ठीक है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन उठाएं कि इतने सारे राज्य के और बहुत सारे मॉडल भी हैं, उदारवादी राज्य, फांसीवादी राज्य, तो उनमें अभी हमें इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, समाजवादी राज्य क्या होता है, नव समाजवादी राज्य क्या होता है, उदारवादी राज्य क्या होता है, वो सब, ठीक है ना। अब हम तीसरा बिंदु उठाते हैं जो इसी से निकलता है कि अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी है ना, उसी के आधार पर कि एक सवाल आप भी सोचो कि हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम सवाल उठाएं, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों,
क्यों? क्योंकि देखो, जरूरी है कि बिना राज्य के भी तो लोग आराम से रह सकते। जैसे अगर आप अपन मानव का विकास एक चीज में देखें तो पहले मानव हुआ करते होंगे सिंगल, ठीक है ना। मानव ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवार जैसी संस्था बनाना शुरू कर दी, ठीक है ना। परिवार के बाद कहीं ना कहीं समाज का विकास हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे ही विकसित हो रहे हैं। समाज के बाद फिर कहीं ना कहीं राज्य जैसी व्यवस्था आई हुई है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि मानव, परिवार और समाज आराम से मिलजुल कर रह लें, उन्हें क्या राज्य की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है ना। क्योंकि अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो बहुत से स्कॉलर हैं जिनका यह मानना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान में है ये कहीं ना कहीं मनुष्य की ऐतिहासिक भूल का ही कारण है। क्यों है? क्योंकि सोचो कि अगर मानव आपसी विश्वास से रह रहा हो, आपसी विश्वास से रह रहा हो, ठीक है ना, या आपसी सामंजस्य काम करता हो, सामंजस्य काम करता हो, ठीक है ना। आपसी विश्वास, आपसी सामंजस्य काम कर रहा हो और परस्पर रह रहा हो एक दूसरे के, मतलब कि परस्परता, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। तो क्या जरूरत है कि राज्य के रहने की जरूरत है? क्योंकि आप अगर भारत में ही बहुत से गांव में जाओगे जहां अभी पुलिस स्टेशन नहीं है, तो वहां क्या लोग रह नहीं रहे हैं? क्योंकि वो आपस में इतने अच्छे से रह रहे हैं कि उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो मनुष्य अगर आपसी विश्वास से सामंजस्य काम करे तो शायद उसको राज्य की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन देखो, ये जो विचार है ना, ये थोड़े आदर्शवादी है, जिसको आइडियलिज्म बोलते हैं। अब यथार्थवाद पे आएंगे ना, ठीक है ना। अब अगर हम देखें ना कि राजनीतिक की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो टाइप के विचार देखेंगे, तो हम पहला विचार जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है कि बहुत से विचार रखें, जैसे कि गांधी जी का नाम सुना हो, गांधी बाबा, ठीक है ना, गांधी जी, ठीक है। गांधी जी का मानना है कि व्यक्ति जब समाज में रह रहा हो और समाज में व्यक्तियों का आत्मिक विकास हो जाए ना, तो उसे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना वो विवेकशील हो जाएगा, इतना वो तार्किक हो जाएगा कि उसे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो उदारवाद नहीं है, उदारवादी भी यही मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य लोगों पर अंकुश लगाता है, ठीक है ना। तो गांधी जी का मानना यही है कि अगर व्यक्ति का आत्मिक विकास हो जाए, आत्मिक विकास, तो उसको जरूरत नहीं है राज्य की। दूसरा, मार्क्सवादी है, उनका भी मानना यही है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसको नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि राज्य जैसी कोई जरूरत नहीं है, व्यक्ति अपना आराम से रहे, अच्छे से रहे। मार्क्सवादी का है कि राज्य रहते हो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण करता है। गांधी का ये है कि व्यक्ति अगर आत्मिक विकास, उन्नति कर ले, ठीक है ना, विवेकशील है, तार्किक, तो वो उसको राज्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखो, फिर वही बात हो रही कि गांधी जी थोड़े आदर्शवादी ज्यादा थे, ठीक है ना। अगर हम दूसरी बात करें, उन लोगों को लें जो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था आवश्यकता है, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसमें जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, मानव शास्त्री हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं। क्योंकि देखो, अगर आपने एक फिलोसफर का नाम सुना, थॉमस हॉब्स का नाम सुना, उन्होंने तो ये कहा है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है। अब अगर मनुष्य स्वार्थी है तो अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ उटपटांग हरकतें करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इन लोगों का मानना ये है कि मनुष्य चाहे कितना ही विवेकशील हो जाए, कितना ही तार्किक हो जाए, कितना ही रैशनल हो जाए, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ गलतियां करेगा ही करेगा। क्योंकि देखो, अगर समाज में राज व्यवस्था नहीं होगी तो जो ताकतवर लोग हैं, ठीक है ना, जिनके पास ज्यादा ताकत है, वो क्या करेंगे? कमजोर लोगों का शोषण करेंगे, ठीक है ना। तो कमजोर लोगों की मदद करने के लिए एक राज्य होना चाहिए, क्योंकि राज्य के पास जो शक्ति होती है ना, वो क्या होती है? किसी भी व्यक्ति या संस्था से ज्यादा शक्ति होती है। राज्य के पास शक्ति क्या होती है? व्यक्ति, समाज या संस्था से ज्यादा शक्ति होती है,
ठीक है ना। अभी जैसे कृषि आंदोलन चल रहा है, उधर भी आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि राज्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देखो व्यक्ति स्वार्थी है तो वो काम हमेशा करेगा ही करेगा, और जब थोड़ा पावरफुल होगा तो कमजोर लोगों का शोषण करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था बहुत जरूरी है। और बहुत से बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं, ठीक है ना, हिस्टोरियन और जो मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं जिनको, उन्होंने पुराने से पुराने मतलब प्राचीन से प्राचीन प्राचीन से प्राचीन समाज व इतिहास का अध्ययन किया है। अध्ययन करने पर पाया कि हर समय कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था रही है, ठीक है ना, कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था रही। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम, राजतंत्र रहा है जिसे मोनार्की बोलते हैं, ठीक है ना, शुरू से हर देश में वही रहा है। तानाशाही बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप भी रहा है, था कहीं कहीं धर्मतंत्र भी रहा, जैसे यूरोप में, ठीक है ना, जो चर्च वाला इशू था, ठीक है ना, तो धर्मतंत्र भी रहा है। तो कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था हमेशा रही, क्योंकि मनुष्य कभी बिना राजनीतिक व्यवस्था का रहा ही नहीं, ठीक है ना। और बहुत से दार्शनिक ये भी मानते हैं कि मनुष्य का सही विकास तभी संभव है जब एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हो, क्योंकि उसके बिना वो विकास करेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हो, ठीक है ना। तो ये हम समझ गए कि किस लिए क्या जरूरी है, ठीक है ना, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों नहीं है और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है तो वो क्यों है, वो हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखो, अब हम समझते हैं कि भारत के कॉन्टेक्स्ट मतलब भारत के संदर्भ में कि भारत में क्या ऐसी आवश्यकता है कि भारत को इसकी क्यों जरूरत है, ठीक है ना। तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझें, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला अच्छा है। अब आ जाते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में समझें, भारत के संदर्भ में कि भारत में क्यों आवश्यकता है। देखो, भारत के संदर्भ में समझें तो कहीं ना कहीं कहां से बात निकलती है, हमारा संविधान के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। उस संविधान में वो सारी ही बातें लिखी गई हैं। तो देखो, भारत के संदर्भ में इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत क्या है, एक कल्याणकारी राज्य भी है, ठीक है ना। दूसरी, भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, और 1950 में भारत की एक अलग स्थिति थी, आज के समय में एक अलग स्थिति है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो राष्ट्र निर्माण की बात चलती है। राष्ट्र निर्माण, जिसको नेशन बिल्डिंग बोलते हैं। राष्ट्र निर्माण से मतलब क्या है, देखो, किसी भी राष्ट्र विकसित होना है तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। 1950 में हमारा राष्ट्र निर्माण शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो। अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। मेट्रो ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन आने वाली है, कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण हो रहा है। हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो रही है, कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण हो रहा है। चेनाब पे दुनिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है। एक्सप्रेस भी इतने अच्छे बन रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण हो रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो अनुसूचित जाति से आते थे, ये राष्ट्र निर्माण की प्रोसेस है, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति से भी द्रौपदी में राष्ट्र निर्माण के। कोई भी बच्चा एसटी एससी का जैसे एग्जाम टॉप कर रहा है, ये राष्ट्र निर्माण। अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये राष्ट्र निर्माण की प्रोसेस चल रही है, ठीक है ना। स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, हॉस्पिटल अच्छे मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ये क्या है, ये राष्ट्र निर्माण की प्रोसेस चल रही है। इसलिए आवश्यकता राजनीतिक व्यवस्था की है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सुरक्षा को लेकर है, पहला। दूसरा क्या है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इसलिए भी जरूरी है आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना, या बाहरी सुरक्षा, दोनों को समझ लेते हैं।
बाह्य सुरक्षा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा है, आतंकवाद को हैंडल करना है, ठीक है ना। नक्सलवाद का मुद्दा है, नक्सलवाद का मुद्दा है जो बस्तर वाला, ठीक है ना, जो कामाख्या से तिरुपति तक, पशुपति से तिरुपति जो रेड कॉरिडोर है उसके नक्सलवाद वाली समस्या है, ठीक है ना। अलगाववाद वाली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या रहे, अलगाववाद, अलगाववाद ये कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में दुविधाएं हैं, ठीक है ना। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, अलगाववाद में आपके कौन कौन आ जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर वाले हैं, ठीक है ना, खालिस्तान वाले हैं, ठीक है ना। उत्तर पूर्व में आ जाएंगे सारे राज्य जो कहीं ना कहीं नागा विद्रोही हैं, ठीक है ना, मिजोलैंड वाले हैं, ठीक है ना। तो वो सारी समस्याएं, ये आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य है भारत एक, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य से मतलब क्या है कि समाज के जो व्यक्ति, समाज में जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, ठीक है ना, समाज में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, ठीक है ना, शोषित हैं, ठीक है ना, महिलाएं, महिलाएं, ठीक है, बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है ना। और अब तो क्या होने लगी है, अब थर्ड जेंडर की बात होने लगी है, ठीक है ना, थर्ड जेंडर की भी बात होने लगी है, ठीक है ना। तो क्योंकि कल्याणकारी राज्य में हमें सबको देखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। और फोर्थ पॉइंट अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं क्या है, देखो समाज है ना धीरे धीरे बदलता है, लेकिन जब से, अगर आप लोगों ने नोटिस किया, जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं समाज में एक ड्रामेटिकल चेंज लाया, ठीक है ना, नाटकीय तीव्र परिवर्तन आया। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी, तकनीकी, तकनीकी के कारण समाज में, समाज में तीव्र बदलाव आ रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि समाज में बहुत से वर्ग हैं जो कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं, वो बिछड़ते जा रहे हैं, पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए कहीं ना कहीं क्या काम करना पड़ेगा, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना, क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, ठीक है ना, जो कि डिप्रेड क्लास हो गए। इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है भारत के संदर्भ में, ठीक है ना। और भी बहुत सारे काम धीरे धीरे चलते रहते, भविष्य के साथ धीरे धीरे 50 से चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्र निर्माण कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना, जब तक, क्योंकि नई नई चीजें आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, ठीक है। ये चीज हो गई है। तो हमने राज्य पढ़ लिया, राज्य के तत्व पढ़ लिए, तत्व चारों अनिवार्य हैं, ठीक है ना। फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, फिर भारत के संदर्भ में, ठीक है। अब हम इसके बाद जो सबसे आगे चीज समझते हैं उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो, अगर इसके आगे हम समझे तो आगे समझने के लिए आप ये समझो कि किसी भी शासन, अब जब शासन चलाया जाता है, ठीक है ना, तो हेडिंग जैसे अगर हम डाल लें शासन के अंग, शासन के अंग, ठीक है ना। तो देखो, किसी भी देश के शासन चलाने के लिए मुख्यतः 3 चुनौतियां आती हैं, मुख्यतः और भी आती है लेकिन 3। सबसे पहली चुनौती क्या आती है कि देश का शासन चलाने के लिए कानून का निर्माण करना, ठीक है ना। दूसरी चुनौती क्या होती है, कानून निर्माण होने के बाद कानून के अनुसार संचालन करना, ठीक है ना। तीसरी चुनौती क्या होती है कि कानून के अनुसार जो संचालन हुआ है, उस संचालन के बाद अगर किसी व्यक्ति का व्यक्ति से विवाद हो गया, समाज का व्यक्ति से विवाद हुआ, राज्य का राज्य से या राष्ट्र का समाज से विवाद हुआ, उस विवाद को सुलझाने के लिए, ठीक है ना। तो 3 मुख्य चुनौतियां होती हैं किसी भी शासन के चलाने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, ठीक है। दूसरी चुनौती क्या होती है, कानून का निर्माण। दूसरी चुनौती अगर हम समझें
कानून के अनुसार, कानून के अनुसार शासन का संचालन करने की चुनौती, चुनौती, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा, संचालन के समय व्यक्ति से व्यक्ति के विवाद, ठीक है ना, समाज का विवाद, समाज का विवाद, ठीक है ना, राज्य और व्यक्ति के बीच विवाद, राज्य और व्यक्ति के बीच विवाद, ठीक है। और फिर राज्य के राज्य विवाद कई बार हो जाता है, ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार का हो जाता है वैसे विवाद, राज्य के बीच विवाद। रुको इसको चेंज कर लें, राज्य का राज्य से विवाद, राज्य का राज्य से विवाद, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं। अब अगर हमें इन एक चुनौतियां हमारे सामने हैं तो इन चुनौतियों से हमें निपटना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं हर जगह शासन के कुछ अंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि शासन के अंग के बारे में अगर हम समझे तो शासन के 3 अंग होते हैं, शासन के अंग, ठीक है ना, शासन के अंग। पहला अगर हम यहां समझें तो कहीं ना कहीं शासन का अंग पहला क्या होता है, विधायिका, जिसे लेजिस्लेटिव बोलते हैं, विधायिका, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, कार्यपालिका, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, कार्यपालिका। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, न्यायपालिका, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, न्यायपालिका। देखो कानून का निर्माण कौन करेगा, विधायिका। कानून के अनुसार शासन का संचालन करने का काम कौन करेगा, कार्यपालिका। फिर इन सब बीचों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या होगा, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, ठीक है ना। कार्यपालिका क्या होगा, कानून के अनुसार शासन का संचालन करना, संचालन करना, ठीक है ना। और न्यायपालिका क्या हो जाएगा, विवादों का समाधान करना, विवादों का समाधान, विवादों का समाधान करना, ठीक है। अब देखो एक एक चीज हम अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका कोई शासन संचालन करना, न्यायपालिका विवादों का समाधान करना, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले विधायिका को समझते हैं कि विधायिका का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले विधायिका, ठीक है ना। देखो विधायिका का सीधा सा काम क्या है, कानून का निर्माण करना। अब देखो अगर विधायिका की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर राजतंत्र वाली व्यवस्था होती तो राजतंत्र में क्या होता था, कानून का निर्माण कौन करेगा, राजा, राजा के पास ही वही शक्ति होगी, ठीक है ना। अगर राजतंत्र के बाद हम दूसरी चीज समझे, धर्मतंत्र, ठीक है ना। धर्मतंत्र में क्या होगा कि धर्म का जो प्रमुख होगा उसको ही कानून निर्माण का कहीं ना कहीं अधिकार होता है। राजतंत्र में राजा को होता है, धर्मतंत्र में, ठीक है ना। वर्तमान में क्या चल रहा है दुनिया में, लोकतंत्र वाली व्यवस्था चल रही है, ठीक है ना। लोकतंत्र वाली व्यवस्था चल रही है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा होता है।
लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, आपने सुना होगा, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह होता है कि जो भी लोग हैं ना, वो डायरेक्ट शासन करते हैं, ठीक है ना, जो पहले यूनान वगैरह में होता था। आज के समय में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आज के समय में समाज ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, समाज में इतनी विविधता है कि नहीं हो सकती थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता था, कानून का निर्माण, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अभी तो आपको साक्ष्य कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ ना कहीं अंश मिल जाते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह में वहां एक चलते हैं दो चीजें, पहल, जिसको इनिशिएटिव बोलते हैं, पहल करना। पहल करने का मतलब यह होता है कि वहां की जो पब्लिक है, वो पब्लिक क्या करेगी कि अपने लोगों मिलके बैठ के कुछ कानून पे चर्चा करेगी, ठीक है ना, उसको पहल बोलते हैं। और वो सरकार से बोलेगी कि हमें इस टाइप का कानून चाहिए। फिर सरकार क्या करेगी, उस पहल को सुनेगी, समझेगी, ठीक है ना, फिर उस पर क्या करेगी, जनता का एक जनमत संग्रह कराएगी, जनमत संग्रह, जिसे रेफरेंडम बोलते हैं, ठीक है ना, ये कराएगी। तो ये प्रत्यक्ष लोक। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी बोलते हैं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मतलब क्या है कि हम दूसरे व्यक्ति को चुन के भेजेंगे जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी में संसदीय प्रणाली होती है जिसमें द्विसदन में होती है, ठीक है ना, द्विसदनीय संसदीय प्रणाली, ठीक है ना, मतलब संसद के पास शक्ति होती है। कौन सी, जो भारत और इंग्लैंड में अपना विधायिका। तो ठीक है, तो लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या, संसद के पास वो शक्ति होगी जो कि क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, विधायिका। और इसको कौन चुन के जाते हैं, लोग चुन के, प्रतिनिधित्व वाला काम होता है, ठीक है ना। तो इसके किसके पास होगी, विधायिका के पास वो सारी शक्तियां होगी। संसद क्या काम करेगी, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, ठीक है ना, ये सारी चीजें संसद के पास होती है। दूसरा, अगर हम इसको समझे, दूसरी बात हमारा क्या था, कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में हमने क्या समझा था कि कार्यपालिका क्या, वह संस्था है जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, ठीक है ना, उन कानूनों के अनुसार शासन को, संचालन के कार्य में जो चुनौतियां आएंगे उसका निपटारा क्या करेगा, कार्यपालिका, ठीक है ना। अब कार्यपालिका में अगर हम राजतंत्र में देखा जाए तो राजतंत्र में ये सारी शक्तियां किसके पास होती, राजा के पास, कि वही कानून का निर्माण करेगा, वही संचालन करेगा, ठीक है ना। धर्मतंत्र में भी यही होगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोकतंत्र में आ जाएं तो कार्यपालिका का काम वही है, कानून का संचालन कराना, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि देखो, लोकतंत्र तरीके में क्या होगा कि कार्यपालिका के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो कार्यपालिका के हम रूपों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका, ठीक है ना। इसमें अगर हम कार्यपालिका को समझे तो देखो, एक होता है क्या, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है ना। एक होती है स्थायी कार्यपालिका भी बोलते हैं इसको, प्रशासनिक कार्यपालिका भी बोलते हैं। तो प्रशासनिक लिख लेते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसको स्थायी कार्यपालिका भी बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका, ठीक है ना, स्थायी कार्यपालिका ये भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ना, राजनीतिक कार्यपालिका भी कई टाइप में होती है। जैसे कि आपने सुना होगा संसदीय कार्यपालिका, जो कि भारत ने अपनाई है, संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका। दूसरा, अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, जिसको प्रेसिडेंट। तीसरा, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका।
फोर्थ ले लेते हैं हम क्या, बहुल कार्यपालिका, जिसको मल्टीपल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, बहुल कार्यपालिका, ठीक है ना, मल्टीपल कार्यपालिका। अब देखो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ठीक है ना, राजनीतिक, अभी हमने विधायिका पढ़ा था ना, राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से ही निकलकर बनती है, से ही निकलकर बनती है, ठीक है ना, राजनीतिक कार्यपालिका। जैसे कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो भारत में क्या है, संसद में लोग चुन के जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जो मंत्रिमंडल वगैरह क्या होगा वो कार्यपालिका का काम करता है, तो वो किससे निकल के बन रही है, विधायिका से ही निकल के बन रही है, ठीक है ना, राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है ना, राजनीतिक कार्यपालिका जो कहीं ना कहीं एक निश्चित समय के लिए निर्वाचन होके आती है, निश्चित समय के लिए निर्वाचित होके आती है, निर्वाचित होती है, ठीक है ना। और जो स्थायी कार्यपालिका इसको भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, निर्वाचित पे निर्भर नहीं होती है, ठीक है ना, ये एग्जाम वगैरह देके जाते हैं, जो आईएएस आईपीएस, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं किस में आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में, क्योंकि इनका भी काम वही होता है, ठीक है, कि जो कानून निर्माण कर दिया विधायिका ने, उस कानून को संचालन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी नहीं आ रही, जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया, उस यूसीसी को लेकर जो भी समस्या आ रही, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, ये क्या करते हैं, ये सभी काम स्थायी कार्यपालिका वाले करते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक कार्यपालिका हो गए, ठीक है ना। अब राजनीतिक कार्यकाल के बाद समझते हैं हम संसदीय कार्यपालिका। तो देखो संसदीय कार्यपालिका का मतलब ये होता है, संसदीय कार्यपालिका, देखो संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण देखोगे ना तो भारत और ब्रिटेन में मिलेंगे, क्योंकि दोनों ने क्या अपनाया, संसदीय प्रणाली अपनाई है। तो संसदीय कार्यपालिका भारत ब्रिटेन में मिल जाएगी। इसमें क्या कि विधायिका से ही निकल कर आए हैं संसदीय कार्यपालिका, ठीक है ना। तो भारत में जो मंत्री परिषद वगैरह होती है वो क्या होती है, संसदीय कार्यपालिका। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका हमें कहां मिलेगी, ये अमेरिका में मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो अमेरिका का जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ना, वो अध्यक्षीय कार्यपालिका का कहीं ना कहीं उदाहरण है, क्योंकि राष्ट्रपति जो चुन के आता है वो एक अलग इलेक्टोरेट से चुन के आता है, राष्ट्रपति जो कि निर्वाचक मंडल से चुन के आता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो विधायिका का हिस्सा नहीं होता है, या इसको ऐसे समझ लो, विधायिका का हिस्सा नहीं तो विधायिका का सदस्य नहीं होता है, विधायिका का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि संसदीय परंपरा में क्या आ रहा है कि सब उसके सदस्य होंगे, अध्यक्ष में क्या आ रहा है कि वो उसका सदस्य नहीं होगा, वो उससे थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना। वहां की सीनेट अलग होगी, राष्ट्रपति अलग होता है, ये क्या है, अध्यक्षीय कार्यपालिका। दूसरी हमने और तीसरी हमने क्या चीज समझी थी, जिसे क्या बोलते हैं, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। देखो दोहरी कार्यपालिका में हमें क्या सिस्टम मिलेगा, दोहरी कार्यपालिका का अगर हम उदाहरण समझें, ठीक है, तो हमें ये कहीं ना कहीं फ्रांस में देखने को मिलता है, फ्रांस में। क्योंकि फ्रांस में क्या होता है कि देखो एक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ना, वो राष्ट्रपति का इलेक्शन वैसे ही होता है जैसे कि क्या किसका होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का। और प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, जैसे भारत में होता है, मतलब ये डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, दोहरी कार्यपालिका। वहीं से ये शब्द सॉरी निकला हुआ है, दोहरी कार्यपालिका। इसके बाद फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका आप नाम से समझ रहे हो, जिसमें 2-3 से लोग अधिक ज्यादा हो, ठीक है ना। इसका हमें एग्जांपल कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि 3-4 लोग मिलके आपस में, जैसे
आम भाषा में तो प्रधानमंत्री है या एक है, उप प्रधानमंत्री बना है, वहां 3-4 लोग आपस में मिलकर शासन चलाते हैं, मतलब 3-4 प्रधानमंत्री बना दिए, आपस में सबको पावर बांट दी, उस हिसाब से सब काम करते रहते हैं। जैसे कि अगर भारत में वैसे कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार क्या हो, मेघालय में 2010 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां उन्होंने 4 मुख्यमंत्री बना दिए थे, ठीक है ना। मेघालय में 2010 में, मेघालय में 2010 में 4 मुख्यमंत्री बना दिए थे, ठीक है ना कहीं पार्टी इनबैलेंस करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, तो वो वाली स्थिति होगी बहुल कार्यपालिका, ठीक है ना। तो ये कार्यपालिका हो गई। भारत के संदर्भ में क्या सुना है, देखो भारत में कौन सी संसदीय कार्यपालिका है, भारत में वहीं से निकली, विधायिका से सारी कार्यपालिका निकली है। स्थायी कार्यपालिका हम समझ गए, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, जिसको अधिनायक तंत्र भी बोलते हैं, जिसमें अधिकारी भी आते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा होता है एक वर्ड में स्कोर समझ लो, प्रशासनिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक या स्थायी कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाते हैं, इसको एक हिसाब से अधिकार तंत्र भी बोला जाता है, ठीक है ना, या नौकरशाही भी बोल सकते हो, ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, नौकरशाही, ठीक है ना, या अधिकार तंत्र बोल सकते हैं, अधिकार तंत्र। इसमें देखो जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं आ जाती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है ना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले, ठीक है ना। राज्य सेवाएं आ जाएंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, वही है कानून का संचालन कराना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारी प्रशासनिक स्थायी कार्यपालिका, ठीक है ना। तो हमने विधायिका समझ लिया, कार्यपालिका समझ लिया, अब आते हैं हम जुडिशरी, और दोनों हमने भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझ ली, ठीक है ना। अब न्यायपालिका के इस बारे में हम समझते हैं। अब हम न्यायपालिका के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। न्यायपालिका जिसको जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है, न्यायपालिका जुडिशरी। तो देखो न्यायपालिका के बारे में थोड़ा हमने इंट्रो ले लिया था कि कोई भी कानून के संचालन के समक्ष अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों का समाधान कौन करता है, न्यायपालिका करती है, ठीक है ना। और न्यायपालिका के काम यही होते हैं, जो कि शुरुआत में जब न्यायपालिका का डेवलपमेंट हुआ था, अगर हम भारत के संविधान विकास में रेगुलेटिंग एक्ट में जाए 1773 में, जो कि उसमें प्रावधान था, 74 में जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट मतलब केंद्र का नहीं, वो बना था राज्य का, जिसके पहले चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थे, ठीक है ना। वहां से कहीं ना कहीं न्यायपालिका का विकास आप देखोगे तो पहले कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू मैटर में नहीं जाते थे, फिर वहां से विवाद हुआ, तो विकसित हुआ है धीरे धीरे। आज के वर्तमान समय में अगर न्यायपालिका को देखो तो न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ विवादों का निपटान नहीं करती है, न्यायपालिका के बहुत से काम अब बढ़ गए हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो संविधान बनाया जाता है, संविधान में बहुत सी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो संसद या कार्यपालिका को अच्छे समझ में नहीं आती, तो उसको न्यायपालिका उसका क्या करता है, सटीक निर्वचन, जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन। तो देखो संविधान का निर्वचन भी करती है। पहला जो काम अब बढ़ गए हैं, संविधान का निर्वचन, सटीक निर्वचन वर्ड यूज किया गया, निर्वचन, ठीक है ना, संविधान का निर्वचन करता है। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा अगर हम समझेंगे तो देखो संविधान का आपने अपने सिलेबस में, मेंस के प्री के सिलेबस में नहीं है, कहीं ना कहीं जो सुना होगा, संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो उसकी संकल्पना देना, आधारभूत ढांचे का या आधारभूत ढांचे की संकल्पना देना, ठीक है ना। और तीसरा सुनाओ, तीसरा क्या है, देखो जब भी कोई संविधान बनता है तो संविधान में ऐसी बातें लिखी जाती हैं और संविधान का मतलब ये निकाला जाता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब जो होता है कि जो संविधान बन गया है, न्यायपालिका भी उसी के अनुसार काम करेगी, क्योंकि जब विवाद उत्पन्न होते हैं तो विवाद में
लोगों के बीच में विवाद हुआ, व्यक्ति से व्यक्ति, समाज के व्यक्ति, कई बार संविधान को लेकर विवाद, जैसे 370 हटाया तो वो पूछ रहे हैं कि भाई ये संविधान सम्मत है या नहीं है, तो कई बार न्यायपालिका को ये भी बोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे कि दो चीजें समझियो कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसको बोलते हैं स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ठीक है ना। लेकिन आजकल न्यायपालिका इससे आगे बढ़ गई है। जो आपने एक वर्ड सुना होगा या पढ़ा होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कि विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है ना। ये न्यायपालिका का धीरे धीरे काम कर गया, विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है ना। कि उस समय, क्योंकि देखो संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान 89 में बना, 1789, तो आज उसको कम से कम 200-250 साल होने वाले हैं। भारत का संविधान 50 में बना, ठीक है ना, तो अभी उसको 70-75 साल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय है, उस समय जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो विधि उस समय बन गई है, आज के समय में वो रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका देखता है। इसलिए इन्होंने क्या बोला, विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना। अब आप लोग जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं ये बताओ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में या किस आर्टिकल के तहत ये कहा था कि सारे संविधान को छोड़ के सिर्फ इस आर्टिकल में विधि की उचित प्रक्रिया का पालन होगा। क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही फॉलो की जाती है, ठीक है ना। ये हो गए। पांचवी, अगर हम कहीं चीज समझे, जैसे आधारभूत ढांचे की संकल्पना, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, संविधान का निर्वचन, ठीक है ना। क्या होता है, न्यायपालिका के जो अभिलेख होते हैं ना, उनको भी रखा जाता है। अभिलेख या अभिलेख ही लिख लो। अभिलेख का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो भी न्यायपालिका निर्णय सुनाती है ना, निर्णयों को सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने का मतलब यह होता है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसी मुद्दे से संबंधित कोई भी बहस होगी, तो क्या होता है कि जो एडवोकेट है वो कहीं ना कहीं पुराने निर्णयों का रेफरेंस दे सकते हैं और कोर्ट उसको मानेगा ही मानेगा। जैसे कि हमारे क्या है, बहुत सारे केशवानंद भारती केस आपने सुना होगा, कि उसके बाद वाले सारे न्यायालय जो भी निर्णय सुनाता था उस बेस पे सुनाता है, ठीक है ना। मेनका गांधी केस पे सुनाता है, वो सारे निर्णय कहीं ना कहीं सुरक्षित रख जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे काम निर्णय को करने पड़ते हैं, न्यायपालिका के ये सारे काम होते हैं। छठ में अगर आप और कोई चीज इसमें जोड़ना चाहो, न्यायालय निर्णय को सुरक्षित रखना, ठीक है ना कहीं संविधान की व्याख्या करना, जो हम पहले लिख ही चुके हैं, ठीक है ना। और भी संविधान से संबंधित कोई वाद विवाद होते हैं, उनका निर्णय, संविधान से संबंधित वाद विवाद का निपटारा, वाद विवाद का निपटारा, ठीक है ना। अब देखो, और जो न्यायपालिका है ना, हर देश में अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो अगर हम न्यायपालिका की शक्ति की बात करें, न्यायपालिका की शक्ति की बात करें, ठीक है ना, सबसे पावरफुल न्यायपालिका कौन सी होगी, ठीक है ना। तो न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, ठीक है ना। तो न्यायपालिका की शक्ति के लिए देखो 3 एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि आपने अगर सुना होगा, शासन की प्रणालियां होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे संघात्मक होता है, ठीक है ना, एकात्मक होता है, ठीक है ना, और परिसंघात्मक होता है। परिसंघात्मक होता है, फिर अर्धसंघात्मक होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस इधर एक कंटेक्स्ट में समझ लो कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, संघात्मक, एकात्मक, परिसंघात्मक या अर्धसंघात्मक। तो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका जो सबसे पावरफुल होगी, ठीक है ना कहीं वो पावरफुल हमें कहां देखने को मिलेगी, संघात्मक में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जिसका कि एग्जाम्पल क्या है, भारत है। भारत को बहुत से लोग अर्धसंघात्मक भी बोलते हैं, जिसे क्वाजी फेडरल बोलते हैं, ठीक है ना, फेडरल। लेकिन जो एकात्मक है ना, एकात्मक न्यायपालिका की शक्तियां थोड़ी कमजोर होती हैं, ठीक है ना। संघात्मक में मजबूत होंगी, जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, भारत, ठीक है ना, और अमेरिका में ले सकते हैं हम, क्योंकि अमेरिका भी एक फेडरल है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका ने क्या है ना, न्यायपालिका के संदर्भ में एक अलग चीज अपनाई है। वहां आपने सुना होगा सेपरेशन ऑफ पावर,
शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है ना, ये सिद्धांत सुना होगा, शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब क्या है कि शक्तियां सबको बराबर बराबर बांट दी गई हैं, ठीक है ना। विधायिका को अलग शक्तियां दी गई हैं, कार्यपालिका को अलग शक्तियां दी गई हैं, और न्यायपालिका को अलग शक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि सबकी शक्तियां बराबर रहे, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, सबकी अलग अलग शक्ति, कोई इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका मजबूत होती है, एकात्मक में मजबूत नहीं होती है, जो कि इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। क्योंकि एकात्मक में क्या होता है कि सारी शक्तियां संसद के पास होती है, केंद्र के पास होती है, ठीक है ना। परिसंघात्मक में भी यही स्थिति होती है, लेकिन परिसंघात्मक आज के समय में कोई स्थिति देखने को नहीं मिलती है। जो यूएसएसआर हुआ करता था वो अब नहीं है, जो 1991 में इसका विघटन हो गया था, ठीक है ना। अर्धसंघात्मक भारत को ही बोलते हैं। तो ये होती है विधायिका, कार्यपालिका, शक्तियों का पृथक्करण। अब इससे समझो, इसके आगे हम एक और चीज समझते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना। यहां से समझ लो, क्योंकि न्यायपालिका पढ़ रहे हो ना, तो एक और चीज और समझ लो, जो कहीं ना कहीं सुना होगा, प्राकृतिक न्याय कई बार आता है, ठीक है ना। फिर हम भारत की स्थिति समझते हैं, ठीक है ना, फिर हम समझते हैं, अरे चलो कोई बात नहीं। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस इसको बोलते। देखो नेचुरल जस्टिस क्या होता है, ये संकल्पना पहले थी, आज के समय में नहीं है, ठीक है ना। और ये संकल्पना थोड़ी डायनेमिक भी हो गई है। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि इसको हम कोई एक परिभाषा में नहीं बांट सकते हैं। एक परिभाषा में इसलिए नहीं बांट सकते हैं क्योंकि ये समय के साथ चीजें बढ़ती रहती है और घटती रहती है, ठीक है ना। और ये आधुनिक समय की संकल्पना है, मतलब मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता या आधुनिक समय, अभी की वर्तमान हम बोल सकते हैं। देखो प्राकृतिक न्याय का क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट वहां से निकला कि देखो अगर हम मॉडर्नाइजेशन के पहले जाएं, आधुनिकता पहले, तो राजतंत्र होता था, धर्मतंत्र होता था, ठीक है ना, राजतंत्र होता था, धर्मतंत्र होता था, ठीक है ना। अब ये राजतंत्र और धर्मतंत्र होते थे ना, तानाशाही वगैरह मान लो, जैसे चंगेज खान वगैरह इस टाइप के लोग, वो आते थे सब राजतंत्र में। तो इस समय क्या होता था कि जब किसी, क्योंकि देखो व्यक्तियों से व्यक्तियों के विवाद तो उस समय भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, तो उस समय कभी भी विवाद होता था तो विवाद में क्या होता था कि राजा जो चाहे, राजा के पास सारे अधिकार होते थे, जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि कानून भी बनाएगा, संचालन भी करेगा, न्याय भी देगा, वो सारे अधिकार होते थे, ठीक है ना। तो राजा के पास ये अधिकार रहता था। तो राजा क्या ना, किसी भी व्यक्ति को जब सजा सुनाता था, अब सजा सुनाने के बाद वही वाली बातें आ रही है कि भाई सजा तो तुमने सुना दी, लेकिन किस बेस पे सुनाई है, क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, क्या ट्रांसपेरेंसी थी नहीं थी, क्योंकि वहां कोई रीचेक करने वाला नहीं है, राजा ने जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब उद्देश्य, ठीक है ना, या वास्तुनिष्ठ भी बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना, पारदर्शिता जिसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, पारदर्शी होना, ठीक है ना, ये समस्या। क्योंकि राजा ने जो बोल दिया वो करना ही करना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। फिर धीरे धीरे ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत डेवलप हुआ, जिसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। इस सिद्धांत का कहना यह है कि देखो जो भी अभियुक्त होता है, एक्यूज्ड होता है, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए, अपना पक्ष रखने का अधिकार, अपना पक्ष रखने का अधिकार, अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि राजतंत्र में तानाशाही में बोल दिया भाई इनको सूली पे चढ़ा दो, चढ़ा दो, ठीक है ना। शाहजहां सलीम को बोल रहे हैं, भाई अकबर बोल रहे हैं कि इनको दीवार में चिनवा दो, चिनवा दो, सलीम चिनवा दो, उस टाइप की बात है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बाहर ना निकले, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने की। दूसरा अगर बात हम करें तो देखो जज जब भी कोई निर्णय सुनाए तो निर्णय सुनाने के बाद उसको बाकायदा वो कारण भी बताने पड़ेंगे कि किस बेस पे उसने इस निर्णय तक पहुंचा है।
निर्णय सुनाने के पश्चात कारण बताना कि किस आधार पर किस आधार पर किस आधार पर इस निर्णय तक पहुंचे, किस आधार पर इस निर्णय तक पहुंचे। ठीक है ना। ये क्योंकि राजतंत्र में क्या होगा भाई, निर्णय बता दिया, अब कौन पूछे कि भाई आपने किस बेस पे बनाया। ठीक है ना। ये दूसरा क्या है कि देखो, जो भी अभियुक्त है, विक्टिम वगैरह है ना, उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए दबाव ना डालना। मुजरिम लिख लो, या मुजरिम को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना। ठीक है ना। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी एक और हम समझ लेते हैं, जो थोड़ा जरूरी भी होता है, क्योंकि सबसे मेन वही होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पक्षपात होना है, पार्शलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं बिंदु से निकलती है। तो देखो, जो जज है ना, जज अपने व्यक्तिगत समझ से या व्यक्तिगत विचारधारा से या अपने पूर्वाग्रहों से तटस्थ होकर निर्णय सुनाएगा। तो जो जज है, जज अपने व्यक्तिगत विचारधारा या विश्वास भी लिख सकते हो, विश्वास। ठीक है ना। व्यक्तिगत विचारधारा, विश्वास से तटस्थ होकर निर्णय सुनाएगा, से तटस्थ होकर निर्णय सुनाएगा। ठीक है ना। ये क्योंकि कई जजों की भाई व्यक्तिगत विचारधारा कुछ होगी, वो किसी रिलीजियस में विश्वास करते हैं, कोई हिंदू रिलीजियस में विश्वास करता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक्यूज्ड अभियुक्त है वो मुस्लिम है, तो उस विचारधारा से मेल ना खाए। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अपने विचारधारा से तटस्थ होकर, विश्वास पूर्वाग्रह भी जोड़ लगते हैं, जैसे प्रीजुडिस बोलते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि पुरानी कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को आज भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है ना। तो यहीं से वो सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है ना। अब भारत की अगर स्थिति देखें, भारत में न्यायपालिका, तो देखो भारत में न्यायपालिका, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखा जाए तो देखो, भारत की न्यायपालिका भी बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, मजबूत न्यायपालिका है। एक दो निर्णय है जो कहीं ना कहीं दबाव में दिए गए हैं, लेकिन न्यायपालिका बड़ी मजबूत है। ठीक है ना। जैसे वो हेबियस कॉर्पस का जबलपुर वाला केस है। ठीक है ना। मजबूत न्यायपालिका। दूसरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है ना। और अगर हम काम की बात करें तो वही काम करती है। संविधान का सटीक निर्वचन, संविधान का सटीक निर्वचन। ठीक है ना। संविधान से संबंधित वाद विवाद, संविधान से संबंधित वाद विवाद का समाधान, वाद विवाद का समाधान। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो भारत के न्यायालय में भी आधारभूत का ढांचा दिया है, संविधान का आधारभूत ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत ढांचा। ठीक है ना। और इसी के कारण, ब्रैकेट में लिख लो, इसी के कारण हमें प्रतीत होता है भारत की न्यायपालिका
न्यायपालिका जुडिशरी काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में लिख लें। और एक और चीज मैंने बताई थी जो इधर भी लिख लेते, क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है। वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना जो मैंने सवाल पूछा था। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में और किस केस में व्याख्या की गई थी, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है ना, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो कोर्ट मानता ही मानता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, ये सब चीजें जो भारत की न्यायपालिका का संबंध है। ठीक है ना, अब अगर हम इन तीनों में अंगों में संबंध देखें, तीनों अंगों के आपसी संबंध, ठीक है ना, और याद है ना कौन से आपसी संबंध चल रहे, नहीं कोई और अंग मंग समझ लो, हाथ पैर नाक कान, उनके नहीं। पहला क्या था, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। इन तीनों में संबंध, नहीं कहो कि आंख नाक कान अंगों का संबंध। ठीक है, तो देखो इन तीनों में संबंध अगर समझा जाए तो हमने जो राजतंत्र के बारे में समझा था, वो सारी शक्ति राजा के पास है, कानून का निर्माण भी, संचालन भी, न्याय देना भी। ठीक है ना, धर्मतंत्र में भी यही सब होता था। ठीक है ना, तानाशाही में भी यही सब होता था। फर्क कहाँ आ रहा है, लोकतंत्र में। ठीक है ना, फर्क कहाँ आ रहा है, लोकतंत्र में। ठीक है ना, लोकतंत्र में तानाशाही डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, किम जोंग उन वाली, बड़ा अच्छा उदाहरण है वो लाइव। ठीक है ना, फर्क कहाँ आ रहा है, लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है ना, अब लोकतंत्र में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, भारत का भी ले लेते हैं, ठीक है ना, अमेरिका का भी ले लेते हैं और ब्रिटेन का भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो तीनों अंगों में देखो संबंध। भारत में क्या है, विधायिका से ही कार्यपालिका निकल के आ रही है। ठीक है ना, तो उसमें ये संबंध हो गया। न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट है, न्यायपालिका अलग काम है। ठीक है ना, न्यायपालिका की शक्तियां अलग है। ठीक है ना, शक्तियां जो अभी हमने बात कर ली है वही संविधान विवाद उत्पन्न होना, संविधान से संबंधित वाद विवाद, संविधान का निर्वाचन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और भी XYZ जो राज्य से राज्य के विवाद होते हैं। ठीक है ना, तो भारत में एक अलग स्थिति है। अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में बताया था कि तीनों को अलग अलग पावर दिए गए हैं, तीनों की सेपरेशन कर दी है, शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका की अलग शक्तियां, कार्यपालिका की अलग, विधायिका की अलग, क्योंकि कार्यपालिका उधर अलग होता है, भारत में विधायिका से ही निकल के कार्यपालिका बनती है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में विधायिका कार्यपालिका तो अलग है, ठीक है ना, भारत की ही तरह, लेकिन न्यायपालिका की कहीं ना कहीं शक्ति थोड़ी कमजोर है। तो देखो अगर राजतंत्र में देखा जाए तो तीनों एक ही व्यक्ति के संबंध में है, धर्मतंत्र में भी तानाशाही में सही व्यक्ति की चल रही है। ठीक है, लेकिन भारत और लोकतांत्रिक देशों में थोड़े थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि किसी के पास क्या पावर होगी, किसी के पास क्या पावर नहीं होगी। ठीक है ना, ये तीनों चीजें हमने समझ ली, शासन के तीनों अंग। ठीक है ना, तीनों के बारे में अच्छे समझ लिया, भारत के कंटेक्स्ट में भी समझ लिया। ठीक है ना, अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि शासन की विभिन्न प्रणालियां हैं। ठीक है ना, उन प्रणालियों को समझते हैं, जैसे राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। ठीक है ना, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है ना, शासन की प्रणालियों को अच्छे से समझे, क्योंकि देखो हमने जो शासन की प्रणाली अपनाई है वो कौन सी अपनाई है, लोकतंत्र। ठीक है ना, लोकतंत्र के पहले कौन सी, धर्मतंत्र, राजतंत्र, भीड़तंत्र, अयोग्य तंत्र, अयोग्यता तंत्र, वृद्ध तंत्र। ठीक है ना, ये सब चीजें शासन की बहुत सारी प्रणालियां हैं। ठीक है ना, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर भी प्रणालियां होती है, संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक। ठीक है ना, विधायिका कार्यपालिका के संबंध पे आधार पर होती है, वो क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली होती है, अध्यक्षीय प्रणाली होती है। तो इन सबको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना,
तो आज की क्लास में बेसिक चीजें समझी, कल भी शायद एक दो क्लासों में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे ना, तो आगे फिर हमें बार बार वो चीज समझानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम एक टर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कार्यपालिका का अध्यक्ष ये होता है, विधायिका का अध्यक्ष ये होता है, राष्ट्रीय कार्यपालिका ये है, राज्य की कार्यपालिका ये है, न्यायपालिका के अधिकार इतने हैं। तो बार बार हमें वो सब चीजें ना समझना पड़े, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है, और वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है ना। हम फिर कल मिलते हैं।